तो दोस्तों आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 2021 की है। 24 मई 2021 की ये कहानी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से एक पिता की मृत्यु का दोषी उसके ही सगे बेटे को बनाया गया एवं 4 अन्य व्यक्तियों के साथ। तो मेरा नाम है आदित्य कुमार एडवोकेट। मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा जो एक सच्ची घटना है जिसका मुकदमा अभी तक जिला एटा में चल रहा है। ये कहानी जिला एटा राज्य उत्तर प्रदेश की है। मैं आपको इस सच्ची घटना के बारे में एक एक बिंदुओं पर आपको बताऊंगा सब चीजें, किस प्रकार से इसमें किन लोगों को दोषी बनाया गया और जो इसमें सही दोषी था वो किस प्रकार से पकड़ में नहीं आ पाया और उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, कैसे रह रहा है। ये सब चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई जाएगी। आप लोग परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए आपके आस पड़ोस के लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने घर के परिवार के लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने बेटों पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप लोग सतर्क हो जाएंगे। इस दुनिया में व्यक्ति थोड़े से लालच में व्यक्तियों की हत्या कर रहा है। ये कहानी सच्ची कहानी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं स्टोरी पर। 24 मई 2021 की ये घटना है जहां पर देर शाम को चिड़ियां चहचहाती हैं, सूर्य आकाश में छिपता है, गांव के लोग खेतों की तरफ शौच करने के लिए जाते हैं। तो 24 मई 2021 को जब व्यक्ति खेतों की तरफ शौच करने के लिए जाता है तो वहां पर जो दोषी होता है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, वो व्यक्ति घात लगाए हुए पहले से बैठा हुआ रहता है और जिसकी हत्या इस मामले में, इस कहानी में की जाती है। उस व्यक्ति की सिर्फ गलती इतनी थी कि उसकी कुछ दिनों पहले एक जमीन बिकी थी जिसके महज कुछ 20,000 रुपए उसकी जेब में पड़े हुए थे। इस 20,000 रुपए के बारे में जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया उसको जानकारी थी, तो वो व्यक्ति वहां पर घात लगाए हुए बैठा था कि उस व्यक्ति को पता था कि ये व्यक्ति इस समय प्रतिदिन खेतों की तरफ शौच इत्यादि करने के लिए जाता है। तो ये जब वहां पर शौच करने के लिए चक्रोट से होते हुए खेतों की तरफ निकले, गांव से थोड़ी ही दूरी पर खेत हैं जहां पर शौच करने के लिए गांव के लोग जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद घात लगाया हुआ वह दोषी जिसने इस घटना को पूरा अंजाम दिया, उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को पकड़ा और पकड़ने के बाद जो इस घटना में जिसके साथ घटित हुई थी उस व्यक्ति के साथ हाथापाई की और हाथापाई करने के उपरांत उस व्यक्ति से 20,000 रुपए छीन लिए और उस व्यक्ति ने उन व्यक्तियों को पहचान लिया जिसने उस व्यक्ति की मृत्यु की, जिसकी हत्या की। तो उस बात का खुलासा ना हो इस कारण उस जो दोषी था, जो भी दोषी रहे हों, उस दोषी ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी कि मेरे बारे में किसी को, अन्य लोगों को जानकारी न हो जाए, मेरे बारे में पुलिस को सूचना ना दी जाए, मेरे ऊपर मुकदमा ना चले, मेरा घर बर्बाद ना हो जाए। 20,000 रुपए छीनकर उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की मृत्यु करने के बाद झाड़ियों में, जहां पर सरकारी ट्यूबवेल के नल की जो नालियां होती हैं, उसमें लाश को छुपा दिया और सभी गांव में एकदम उसी प्रकार से रहने लगे जैसे कि कुछ मानो कि हुआ ना हो। और परिवार वालों ने भी ये कोशिश नहीं की कि उनको ढूंढा जाए। दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन भी हो गया, परिवार वालों ने भी उनको ढूंढा नहीं। परिवार वाले यही सोचते रहे कि वो अपनी रिश्तेदारी में कहीं गए हुए हैं। उनके घर पे मोबाइल था नहीं जो फोन करके जानकारी ले लेते कि उनके घर के ये मुखिया जो है कहाँ पर गए हुए हैं। उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं ली क्योंकि मोबाइल उनके घर पर था नहीं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप लोगों को यह महसूस होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस घटना में 5 लोगों को कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा दोषी ठहराया गया, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाले उसके सगे छोटे बेटे को भी दोषी ठहरा गया। इसमें घटना में एक ऐसे लड़के को दोषी ठहराया गया जिसको इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने इस घटना से संबंधित ना कुछ देखा था, ना उसने किसी के साथ कोई सहारा दिया, ना
किसी भी प्रकार की वारदात में उसका हाथ था, लेकिन उसको भी दोषी ठहराया गया, उसको भी पुलिस पकड़ के ले गई, उसका भी चालान हुआ, उसको भी जेल जाना पड़ा, उसका भी प्रक्रिया पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जिला से ही उसको बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद वो अपने बाहर आ गया, मुकदमा लड़ रहा है, तारीखी कर रहा है। अब बात बताते हैं कि 24 मई से 28 मई 4 दिन बीत जाने के उपरांत जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी एक छोटी बेटी सपने में उसने इस घटना को देखा कि उसके पिता की मृत्यु किसी व्यक्ति के द्वारा कर दी गई है और उसके पिता प्यासे हैं और एक झाड़ियों में नाली में पड़े हुए हैं और पानी मांग रहे हैं। तो बेटी ससुराल से मायके आती है, मायके में पूरा वाक्या जो उसने सपने में देखा था अपने मायके वालों को बताती है कि इस प्रकार से पिताजी पानी मांग रहे हैं, उनको किसी ने मार दिया है। तो घर वालों को ऐसा कोई अनुमान नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उनकी किसी से ना तो कोई लड़ाई थी ना कोई रंजिश थी और वो व्यक्ति भी इतने काफी बुजुर्ग थे कि वर्ष 2 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती, वो इस अवस्था में थे। तो घर वालों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं चले गए हैं और वो कहीं जाने की भी बोल रहे थे, तो वो चले गए हैं और वो आ जाएंगे। बेटी ने ज्यादा कहा लेकिन घर वालों ने माना नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत सलत बातें क्यों कर रही है, तेरे पिता को कुछ नहीं हुआ, और बेटी को ससुराल वापस कर दिया गया। 28 मई बीत चुकी, अब आई 29 मई 2021 की वो सुबह, जिस सुबह गांव के लोग सोच करने के लिए गांव से बाहर खेतों की तरफ जाते हैं। एक व्यक्ति जहां पर सब नाली में झाड़ी में पड़ा हुआ था उसी के आसपास कहीं शौच कर रहे थे, तो उनको कुछ आशंका हुई कि यहाँ पर कुछ अजीब सा है। तो उन्होंने झांक कर देखा कि उस झाड़ियों में कोई मृत अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ है। उन्होंने हल्ला मचाया, गांव से लोग बुलाए, गांव से बहुत सारी भीड़ गई। तो जिस इस घटना में जिसको एक दोषी बनाया गया, उस एक लड़के ने 112 नंबर डायल किया, पुलिस को सूचना दी कि उसके पड़ोस के नाते उसके ताऊ लगते थे कि हमारे ताऊ की किसी ने हत्या करके झाड़ियों में फेंक दी है, भट्टा के पास झाड़ियों में उनकी लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी शीघ्र इस स्थान पर गांव फैलाने में आ जाएं। तो पुलिस की 2 गाड़ियां आती हैं। पुलिस की गाड़ियां आने के बाद उस सबको उस झाड़ियों से निकालकर एक खेत में रख दिया जाता है। गांव की बहुत सारी भीड़ पहुंचती है, अनुमान लगाती है कि यह हत्या किसने की, क्यों की, क्या वजह रही, सब अपना अपना अनुमान लगाते रहते हैं। तो फिर पुलिस पंचनामा भर के सबको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। जो बड़ा बेटा गांव से बाहर काम करने गए थे वो शाम तक आ पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास मोबाइल नहीं था इसलिए सूचना नहीं पहुंची। वो शाम को आते हैं, सबका पोस्टमार्टम होकर आ जाता है। गांव में सबको गांव से बाहर दाह संस्कार कर दिया जाता है। बड़ा बेटा एक तहरीर किसी से लिखवाकर पुलिस को दे देता है। पुलिस मुकदमे को पंजीकृत कर देती है और पुलिस अपनी विवेचना 30 मई से शुरू करती है। 30 मई से पुलिस गांव में आती है, गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, बड़े बेटे से, बीच वाले बेटे से, छोटे बेटे से और उनकी पत्नी से, बेटी से, भाई से, आस पड़ोस के अन्य लोगों से पुलिस पूछताछ अलग अलग करके अपना एविडेंस कलेक्ट करती है और पुलिस पाती है कि छोटे ही बेटे को दोषी मानते हुए उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके साथ उसका बीच वाले बेटे को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों लोगों को लेके जाती है, तो उनसे पूछताछ करने के बाद बीच वाले बेटे को पुलिस छोड़ देती है। उसने कहा था कि साहब मैं तो सो गया था, मुझे कोई जानकारी नहीं है। और छोटे बेटे ने बताया कि इसी प्रकार से घटना में मुझे भी कोई ज्यादा बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ही अपने पिता की मृत्यु की। इस घटना में 4 अन्य लोग भी थे, उन्होंने सबका नाम बता देता है। पुलिस सबको गिरफ्तार करती है, सबका चालान करके पुलिस जेल भेज देती है। 2 लोगों की जमानत जिला एटा न्यायालय से ही हो जाती है, 3 लोगों की जमानत उच्च न्यायालय इलाहाबाद से होती है। इसमें इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जो असली कातिल था उसके बारे में न पुलिस को पता पड़ पाता है,
न किसी गांव के व्यक्ति को पता चल पाता है। जब 14 महीने बाद उस मृतक व्यक्ति के पुत्र की जमानत होती है और वो बाहर आता है, तो उसके ही द्वारा बताया जाता है कि उसके पिता की मृत्यु उन 5 लोगों में से किसी ने नहीं की, वो मारने वाला कोई छठा व्यक्ति था जो कानून के शिकंजे में नहीं फंसा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जानकारी बाद में हुई जब तक मुकदमे में चार्जशीट भी लग चुकी थी 5 के खिलाफ कि इन्हीं 5 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब इस पृथ्वी के न्यायालय में ऐसी बातें सामने नहीं आ पाती हैं जो एक अंधेरी रात में घटित होती हैं, जिसका कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं हो पाता है कि कौन सही घटना घटित करने वाला है, जहां इस पृथ्वी की पुलिस भी ये चीजें उनके सामने नहीं आ पाती हैं, तो भगवान के न्यायालय में वो दोषियों को इस प्रकार सजा देता है जिसकी मार आज तक विश्व में कोई झेल नहीं पाया। तो इस घटना में भी कुछ ऐसा हुआ जहां पर ये न्यायालय, पुलिस, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, वहां पर भगवान ने उस दोषी को मृत्यु दंड दिया। और महज कुछ ही दिनों में जो असली गुनहगार था, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो भी व्यक्ति वहीं चला जाता है जहां पर उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मृत्यु की थी। और इस पूरी घटना में वो 5 लोग अभी तक मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ गवाहियां चल रही हैं। अब न्यायालय वो तय करेगा कि उनके साथ क्या किया जाए। लेकिन जैसा कि मृतक के पुत्र ने बताया कि दोषी असली वो था जिसकी मृत्यु हो गई, तो इस कहानी से हमें यह ज्ञात होता है कि हम विश्वास करें तो करें किस पर। इस कहानी में दोषी पुत्र बताता है कि वो छठा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई, लेकिन पुलिस बताती है कि उसका पुत्र भी था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ असमंजस की है, लेकिन जो भगवान ने सजा दी हमें लगता है कि वही सत्य है। तो उस छठे ही व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मृत्यु की। हमें इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि हमें विश्वास करें, सतर्कता पूर्वक विश्वास करें। महज 20,000 रुपए के लिए भी कोई भी व्यक्ति आपकी मृत्यु कर सकता है। सतर्क बनिए और जानकारियां लेते रहिए। मैं आपको अन्य कहानियां भी इस प्रकार की सुनाऊंगा जिसमें सच्ची घटनाएं घटित हुई हैं और जिसमें ऐसी बातें सामने जो निकल के आती हैं जिससे आपको दिल दहलाने वाली बातें समझ में आती हैं। ऐसी घटनाएं मैं आपको आपके सामने और भी कहानियों में लेकर आऊंगा। ये कहानी एक बहुत ही भयानक थी जिसमें कि देखो किस प्रकार से किसको दोषी बनाया गया और कौन दोषी था, उसको भगवान ने सजा दी। लेकिन ऐसी घटनाएं घटित होती हैं समाज में, उनके बारे में आपको सतर्क करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।